नोएडा का एक शांत अपार्टमेंट जहां एक ही घर में 4 लोग रहते थे। एक रात उस घर में 2 लोगों का बेरहमी से मर्डर हो जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, अपार्टमेंट के गार्ड के मुताबिक ना कोई अंदर आया और ना ही कोई बाहर गया। तो सवाल उठता है, क्या कातिल उसी घर में अंदर था? शक जाता है उन 2 लोगों पर जो उस रात घर में मौजूद थे। लेकिन सालों की जांच के बाद भी सीबीआई यह साबित नहीं कर पाई कि वो ही लोग कातिल थे। तो क्या सच में कोई बाहर से आया था जो गार्ड की नजरों से बचकर अंदर घुसा और बिना कोई सबूत छोड़े गायब हो गया? या ये एक परफेक्ट क्राइम था, या फिर सच आज भी कहीं छुपा है? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आरुषि तलवार डबल मर्डर केस के बारे में, जो इंडियन हिस्ट्री के सबसे मिस्टीरियस और अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस में से एक माना जाता है। ये पीछे L32 वही घर है जहाँ पर आरुषि और घर के नौकर हेमराज की मौत हुई थी। इसके भीतर से आरुषि की लाश मिली थी और हेमराज की लाश जो है घर की छत से मिली थी। अब इस केस को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं उस घर का स्ट्रक्चर। नोएडा के इस फ्लैट में 3 बेडरूम थे। पहला बेडरूम था राजेश तलवार और उनकी पत्नी नुपुर तलवार का। ठीक उसी के बगल में दूसरा बेडरूम था उनकी इकलौती बेटी आरुषि का। एक बेटी जो उन्हें बड़ी मुश्किलों के बाद मिली थी, IVF के जरिए पैदा हुई और परिवार की दुनिया उसी के आसपास घूमती थी। इन दोनों कमरों के बीच एक लिविंग रूम है, घर का सेंटर पॉइंट। और लिविंग रूम के दूसरी तरफ था तीसरा बेडरूम जो उनके नेपाली नौकर हेमराज का था। जब आप इस घर में एंट्री करते हैं तो एक नहीं बल्कि 3 दरवाजे होते हैं। पहला दरवाजा जो सिर्फ धक्के देने से खुल जाता था, दूसरा दरवाजा जिसे अंदर से कुंडी लगाकर बंद किया जाता था, और तीसरा एक वुडन डोर जो चाबी से लॉक होता था। लेकिन पहले दरवाजे के ठीक साइड में एक और दरवाजा था जो सीधे खुलता था हेमराज के कमरे में, और हेमराज के कमरे से और दरवाजा खुलता था लिविंग रूम में। यानी बिना मेन दरवाजा खोले भी कोई इस घर के अंदर आ जा सकता था। अब आते हैं उस रात पर। तारीख थी 15 मई 2008। आरुषि का बर्थडे आने वाला था और उसे गिफ्ट मिला था एक कैमरा। वे बहुत खुश थी, अपनी छोटी छोटी यादें कैद कर रही थी। शाम को सबने खाना खाया, फिर अपने अपने रूम में सोने चले गए। हेमराज अभी भी घर के काम कर रहा था। रात करीब 10:10 पर आरुषि ने अपने कमरे में एक फोटो क्लिक की और वो फोटो उसकी जिंदगी की आखिरी फोटो बन गई। उधर राजेश तलवार अपने कमरे में थे, लैपटॉप पर काम कर रहे थे। रिकॉर्ड्स के मुताबिक वह रात के 12:08 तक ऑनलाइन थे। और उसके बाद घर के अंदर क्या हुआ, किसने क्या देखा, ये आज तक कोई भी नहीं जान पाया। अब कहानी पहुंचती है अगली सुबह, यानी 16 मई 2008। सुबह करीब 6 बजे नौकरानी भारती मंडल काम पर आती है। वे डोरबेल बजाती है। एक बार बजाने पर कोई जवाब नहीं आया, दूसरी बार बजाने पर भी सन्नाटा रहा, तीसरी बार नुपुर तलवार दरवाजा खोलती है। भारती हैरान थी क्योंकि आमतौर पर हेमराज ही दरवाजा खोलता था। नुपुर पूछती है, हेमराज कहाँ है? भारती कहती है, मुझे नहीं पता। नुपुर कहती है, शायद दूध लेने गया है, तुम 5 मिनट रुको। लेकिन भारती को जल्दी थी। वे कहती है, आप बालकनी से इसकी डुप्लीकेट चाबी फेंक दीजिए, मैं दरवाजा खोलकर अंदर आ जाऊंगी। नुपुर अंदर जाती है और चाबी फेंकने से तुरंत पहले हेमराज के नंबर पर कॉल करती है। कॉल उठता है लेकिन सिर्फ 2 मिनट में कट कर दिया जाता है और उसके बाद आज तक पता नहीं चला कि वो फोन आखिर है कहाँ। इसके बाद वे चाबी नीचे फेंकती है और भारती ऊपर आती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि दरवाजा तो सिर्फ कुंडी से बंद था। इसी बीच राजेश तलवार बाहर आते हैं और डाइनिंग टेबल पर एक शराब की बोतल देखते हैं जिस पर खून लगा हुआ था। वो घबरा जाते हैं और तुरंत आरुषि की कमरे की तरफ भागते हैं। दरवाजा खोलते हैं और जो वो देखते हैं उसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। नुपुर भी अंदर आ जाती है और चीख उठती है। उनकी इकलौती बेटी आरुषि तलवार बेड पर पड़ी हुई थी, खून से लथपथ। किसी ने उसका मर्डर कर दिया था, वो भी उसका गला काट कर। नुपुर नौकरानी से कहती है, देखो हेमराज ने क्या कर दिया। चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी भी घर के अंदर आ जाते हैं और यहीं से इस केस की असली उलझन शुरू होती है। पड़ोसी पुलिस को फोन करते हैं और कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन पुलिस क्राइम सीन को ठीक से स्क्वायर नहीं कर पाती। उससे पहले ही इतने लोग क्राइम सीन पर आ जाते हैं कि वो पूरे एविडेंस को तहस नहस कर देते हैं। लोग आते जाते रहते हैं और कई अहम एविडेंस नष्ट हो जाते हैं। शुरुआती बातचीत में माता पिता का शक सीधा हेमराज पर जाता है और पुलिस भी उसी दिशा में आगे बढ़ती है। इसी दौरान पुलिस को एक पैटर्न दिखाई देता है, लिविंग रूम से खून के धब्बे जो सीढ़ियों के रास्ते छत की तरफ जा रहे थे। ये एक अहम क्लू हो सकता था, लेकिन जब छत का दरवाजा बंद मिलता है और चाबी नहीं मिलती तो इस दिशा को नजरअंदाज कर दिया जाता है।
राजेश तलवार कहते हैं कि मेरी बेटी का कातिल नेपाल भाग गया है और आप उसे छत पर ढूंढ रहे हैं। पुलिस उनकी बात मान लेती है और इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह हेमराज की तलाश में लग जाती है। यहाँ तक कि पुलिस की एक टीम नेपाल भेजी जाती है। अगले दिन आरुषि का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उनके माता पिता उनकी अस्थियों को विसर्जित करने हरिद्वार के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जो क्राइम सीन पर आता है किसी की रिक्वेस्ट पर, और वही पैटर्न फिर से नोटिस करता है, खून के धब्बे छत की तरफ जाते हुए। इस बार ये क्लू इग्नोर नहीं किया जाता। छत का ताला तोड़ दिया जाता है और वहां जो मिलता है वो इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। छत पर हेमराज की डेड बॉडी पड़ी थी, वही हेमराज जिसे पुलिस नेपाल में ढूंढ रही थी। उसकी बॉडी से बदबू आ रही थी और साफ था कि उसकी हत्या भी उसी रात हुई थी। और सबसे शॉकिंग बात, उसे भी उसी तरीके से मारा गया था जिस तरह आरुषि को। अब केस पूरी तरह बदल जाता है। हेमराज अब सस्पेक्ट नहीं बल्कि विक्टिम था। इसके बाद पुलिस माता पिता को वापस बुलाती है बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए। राजेश तलवार बॉडी पहचानने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि बॉडी की कंडीशन बहुत खराब है। लेकिन नुपुर तलवार कंफर्म करती है कि ये हेमराज ही है। अब सस्पिशियन पेरेंट्स की तरफ बढ़ने लगता है। गार्ड्स के बयान क्रॉस वेरीफाई किए जाते हैं और वो बार बार यही कहता है कि ना कोई अंदर आया और ना कोई बाहर गया। और यही स्टेटमेंट इस केस का सबसे बड़ा पजल बन जाती है। मामला सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को दो डायरेक्शन में आगे बढ़ाती है। पहला हेमराज के कनेक्शंस और उसके दोस्त, दूसरा आरुषि के पेरेंट्स। हेमराज के दोस्तों से पूछताछ करती है। एक दोस्त के बारे में पता चलता है कि वो घटना के समय नेपाल में था, जिससे उसका इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। दूसरे दोस्त के मालिक की गवाही होती है कि वो पूरी रात उसके साथ था, यानी उसका भी इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर हो जाता है। इस तरह एक्सटर्नल एंगल लगभग खत्म हो जाता है। अब सीबीआई का पूरा फोकस होता है पेरेंट्स पर। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीबीआई को लगता है कि मर्डर किसी प्रोफेशनल तरीके से किया गया है। इस तरह गला काटना इतने परफेक्ट तरीके से ये किसी ऐसे इंसान का काम है जिसे एनाटॉमी की नॉलेज हो। और यहीं से सस्पिशियन और मजबूत होता है राजेश तलवार पर, जो पेशे से एक डॉक्टर थे। सीबीआई अपनी रिपोर्ट में कहती है कि मर्डर वेपन शायद एक सर्जिकल ब्लेड हो सकता है, लेकिन फिर भी एक और डिटेल सामने आती है। आरुषि के सिर पर पहले वार किया गया था, उसके बाद उसका गला काटा गया। इससे नई थ्योरी सामने आती है कि शायद मर्डर वेपन गोल्फ क्लब था और कोइंसिडेंटली ऐसा ही गोल्फ क्लब राजेश तलवार के पास भी था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन यही नहीं रुकती। एक और पॉसिबिलिटी सामने आती है कि मर्डर वेपन नेपाली चाकू कुकरी भी हो सकता है, लेकिन नेपाली कनेक्शन पहले ही वीक हो चुका था, इसलिए ये थ्योरी भी मजबूत नहीं बन पाती। इसके बाद सीबीआई अपनी सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी सामने रखती है। सीबीआई के अनुसार उस रात राजेश तलवार उठते हैं और आरुषि के कमरे का दरवाजा खुला देखते हैं और वो अंदर जाते हैं तो उन्हें आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई देते हैं। गुस्से में वो पहले हेमराज की हत्या करते हैं, उसकी बॉडी को छत पर ले जाकर छुपा देते हैं, फिर नीचे आकर शराब पीते हैं और बाद में अपनी ही बेटी का भी मर्डर कर देते हैं। लेकिन जैसे ही थ्योरी पब्लिक में आती है, इसका जबरदस्त विरोध होता है। लोगों का कहना था कि 14 साल की बच्ची पर ऐसे एलिगेशन लगाना गलत है और सीबीआई को इसके लिए शर्म आनी चाहिए। इस थ्योरी को लेकर सीबीआई का काफी क्रिटिसिज्म होता है। इसके बाद सीबीआई दूसरी थ्योरी लेकर आती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। इस थ्योरी के अनुसार राजेश तलवार का उनके डेंटल क्लिनिक में किसी के साथ अफेयर चल रहा था और आरुषि तलवार इसके बारे में जानती थी। कहा गया कि आरुषि तलवार इस बात को लेकर अपने पिता को ब्लैकमेल कर रही थी और इसी वजह से ये मर्डर हुआ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी, इन थ्योरीज के पीछे कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज थी जिनकी पुष्टि नहीं हो पाई। फिर साल 2013 में इन्हीं थ्योरीज के बेस पर राजेश और नुपुर तलवार को अरेस्ट कर लिया जाता है। उन पर अपनी ही बेटी और हेमराज की हत्या का आरोप लगाया जाता है। लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता। तलवार दंपति इस फैसले को चैलेंज करते हैं और केस हाई कोर्ट में जाता है। करीब 4 साल तक ये केस चलता रहा और फिर साल 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। कोर्ट कहती है कि प्रोसिक्यूशन कोई भी ऐसा पुख्ता एविडेंस पेश नहीं कर पाए जो ये साबित करे कि तलवार दंपति ही कातिल है, और इसी के साथ उन्हें बरी कर दिया जाता है। इसके बाद सीबीआई भी इस केस को आगे बढ़ाने में असफल रहती है और आखिरकार केस को ऑफिशियली क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक चीज बार बार सामने आती है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की लापरवाही। अगर क्राइम सीन को सही से सील किया जाता, अगर एविडेंस को केयरफुली कलेक्ट किया जाता तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। लेकिन अब इतने सालों बाद भी
वही सवाल बाकी है, आखिर कातिल कौन था? अगर गार्ड्स की बात सही थी तो कोई अंदर नहीं आया और ना ही कोई बाहर गया, तो फिर ये मर्डर कैसे हुआ? क्या कातिल घर के अंदर ही था या फिर कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल किया गया जिसे आज तक समझा नहीं जा सका? ये सवाल आज भी क्लियर नहीं है और शायद हमेशा ऐसे ही रहेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस केस के पीछे असली सच्चाई क्या हो सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।